मैं जब अस्पताल में अपने अगले जन्म का इंतजार कर रहा था, तभी मैंने डिलीवरी रूम के बाहर एक बुजुर्ग की आवाज सुनी। अगर इस बार पोता हुआ तो उसके स्वागत के तोहफे में करोड़ों की कीमत वाला एक निजी द्वीप दूंगा। सुना था कि मुंह परिवार में पूरे 10 पीढ़ियों से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ था। घर में पहले से 5 पोतियां थी, बस एक पोते की कमी थी जिसे सब अपनी हथेलियों पर बिठाकर प्यार करना चाहते थे। ये सुनते ही मैं, जो हवा में मंडरा रही आत्मा था, बिना एक पल गवाए सीधे गर्भवती महिला के पेट में घुस गया और देश के सबसे बड़े रईस परिवारों में से एक मुंह परिवार में जन्म ले लिया। लेकिन अंदर पहुंचकर देखा कि वहां पहले से ही एक छोटा सा बच्चा दुबका हुआ था। वो सिकुड़कर बैठा था और बाहर आने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। मैंने मन कड़ा किया, अपना नन्हा सा पैर उठाया और जोर से उसे लात मार दी। अगले ही पल उसकी तेज रोने की आवाज गूंजी और डिलीवरी रूम का दरवाजा खुल गया। मेरे पिता मुंह वेगो मुझे गोद में लेने ही वाले थे कि नर्स ने अचानक बच्चा उठाकर सीधे दादाजी की गोद में दे दिया। बधाई हो, जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक पोती और एक गोलमटोल पोता। मुंह परिवार 10 पीढ़ियों से बेटे का इंतजार कर रहा था। पोते की चाहत तो जैसे उनके खून में ही बस चुकी थी। ये सुनते ही दादाजी खुशी से अपनी छड़ी तक फेंक बैठे। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और उनकी मुस्कान कानों तक फैल गई। हाँ, आखिरकार हमारे मुंह परिवार का वारिस आ ही गया। मेरे प्यारे पोते, आओ दादाजी तुम्हें अच्छी तरह देखें। जो इंसान बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में अपने सख्त और डरावने स्वभाव के लिए मशहूर था, इस वक्त उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी के फोन का सबसे खुश वाला इमोजी जिंदा हो गया हो। उनके पीछे 3 बेहद खूबसूरत युवतियां और 2 प्यारी सी छोटी लड़कियां खड़ी थी। सबकी शक्ल सूरत और व्यक्तित्व कमाल का था। मैं, जो अभी अभी इस दुनिया में आया था, उन्हें हैरानी से देख रहा था। दिमाग सवालों से भरा हुआ था। तभी तीसरी बहन मुंह मेंग्याओ ने मुंह बनाकर कहा, अरे कितना झुर्रीदार है, बिल्कुल छोटे बंदर जैसा लग रहा है। मेरा तो खून खौल गया। मैं गुस्से में अपनी छोटी सी मुट्ठी लहराना चाहता था, लेकिन तभी एहसास हुआ कि मुझे कसकर कपड़े में ऐसे लपेटा गया है जैसे कोई जोंजी हो। हाथ पैर हिला भी नहीं सकता था। मैं बस एक इल्ली की तरह शरीर मरोड़ते हुए आ करके अपना विरोध जता पाया। तुम बदसूरत हो, तुम्हारा पूरा परिवार बंदर जैसा है। दादाजी ने तुरंत घूर कर कहा, तुझे क्या पता, जब तू पैदा हुई थी तब इससे भी ज्यादा बदसूरत लग रही थी। इतना सुनते ही वहां मौजूद सब लोग जोर जोर से हंस पड़े। मुझे होंठ फुलाकर उदास देख दादाजी तुरंत मुझे मनाने लगे। अरे हमारा नन्हा राजकुमार भला बदसूरत कैसे हो सकता है? अपनी तीसरी बहन की बकवास मत सुनो। बड़ा होकर तो बिल्कुल हैंडसम नौजवान बनेगा। मुझे अपनी मां की खूबसूरती याद आई और मैं फिर से खुश हो गया। लेकिन तीसरी बहन अभी भी बाज नहीं आई। हे भगवान, इसके तो दांत भी नहीं है, बिल्कुल बिना दांत वाले छोटे बूढ़े जैसा लग रहा है। वो हंस पड़ी। मैंने गुस्से से उसे घूरा। तभी मेरी नजर उसकी मोहक बड़ी बड़ी आंखों से टकराई। हूं, खूबसूरत हो तो क्या हुआ, जरा बड़ा होने दो, सबसे पहले तुम्ही से हिसाब चुकता करूंगा। उधर तीसरी बहन ने मुझे बस एक नजर देखा और बेपरवाही से नजरें फेर ली। उसे क्या पता था कि मैं मन ही मन उससे दुश्मनी पाल चुका हूं। तभी बड़ी बहन मुंह मेंगशुए भी मुस्कुराते हुए पास आई। हमारा छोटा भाई कितना प्यारा है। चौथी और 5वीं बहन भी उछलती कूदती आ गई। दादाजी, दादाजी, हमें भी भाई को गोद में लेना है। दोनों मेरी तरफ दौड़ने ही वाली थी कि तीसरी बहन ने उनके सिर पर हल्की सी चपत लगा दी। तुम दोनों के ये नन्हे हाथ पैर कहीं भाई को गिरा दोगी। ये कहते हुए उसने खुद ही दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। दादाजी, मुझे दे दीजिए, आपकी उम्र हो गई है, कहीं आपको थकान न हो जाए। लेकिन दादाजी फुर्ती से एक कदम पीछे हट गए। अरे, मैं अभी भी बिल्कुल तंदुरुस्त हूं। पूरे दिन पोते को गोद में उठाए रखूं तब भी सांस नहीं फूलेगी। फिर सब लोग एक दूसरे से बहस करने लगे कि मुझे गोद में कौन उठाएगा। पूरा माहौल हंसी मजाक से भर गया। लेकिन मेरी नजर अनजाने में कमरे के एक कोने पर जा टिकी। वहां एक लड़की चुपचाप दीवार से टिककर खड़ी थी। उसकी गहरी काली आंखें बिल्कुल शांत थी और उसके पूरे शरीर से ऐसा ठंडा, दूर दूर रहने वाला एहसास आ रहा था कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत न करे। उसके और उस जहरीली जुबान वाली तीसरी बहन को छोड़कर बाकी सब मुझे गोद में लेने के लिए लड़ रहे थे। एक पल में ही मैं इस पूरे परिवार का सबसे लाडला बन गया। काफी देर बाद जाकर मुझे आखिरकार सबके रिश्ते समझ आए। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मेरे इस जन्म के दादाजी थे। मुंह परिवार का 100 सालों में पैदा हुआ इकलौता लड़का होने की वजह से जन्म लेते ही उनका सारा प्यार सिर्फ मुझे मिल गया। मेरे ऊपर 5 नहीं बल्कि 6 बहनें थी, जो 3 एक जैसी दिखने वाली लड़कियां थी। वे ट्रिपलेट्स थी। सबसे समझदार और शांत थी बड़ी बहन मुंह मेंगशुए। कम बोलने वाली, ठंडी मिजाज की थी दूसरी बहन मुशियान। और जो मुझे लगातार बदसूरत कह रही थी, वही थी तीसरी बहन मुंह मेंग्याओ। चौथी बहन मुशीलिंग और 5वीं बहन मुशीजू लगभग 6 साल की जुड़वा बहनें थी। और छठी वही बेचारी बच्ची थी जिसे मैंने पेट के अंदर से एक लात मारकर बाहर निकाल दिया था। आखिरकार मुझे एक बेहद कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। हे भगवान, इस कमरे में जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं, सब मेरी बहनें हैं। इतनी सारी सुंदर लड़कियां, और मैं उन्हें सिर्फ देख सकता हूं। उनसे रोमांस तो दूर, फ्लर्ट तक नहीं कर सकता। ये तो सच में भगवान का सबसे बड़ा मजाक है। तभी बड़ी बहन ने मुस्कुराकर पूछा, भाई का नाम क्या रखा जाए? उसकी नजर शुरू से मेरे छोटे से चेहरे से हट ही नहीं रही थी। अगर दादाजी यहां मौजूद न होते तो शायद ये सारी बहनें मुझे गोद में लेने के लिए आपस में लड़ पड़ती। दादाजी मुस्कुराए। ये तो कल ही तय हो गया था।
इसका नाम होगा मुगे। इतना कहकर उन्होंने प्यार भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। ये हमारे मुंह परिवार का सबसे अनमोल खजाना है। बड़ी बहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में भी मेरे लिए सिर्फ प्यार और अपनापन ही था। मुगे, कितना अच्छा नाम है। बाकी सब तो बड़े खुश थे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर मुंह बना रहा था। ये नाम कुछ ज्यादा ही नाजुक नहीं है, सुनने में कितना सॉफ्ट लगता है, लेकिन जब मैंने सबके चेहरों पर मेरे लिए प्यार और अपनापन देखा तो मन बदल गया। चलो, नाम में इनके प्यार की भावना तो है, जैसे तैसे इसे स्वीकार कर ही लेता हूं। मैंने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। अरे, पापा कहाँ है? बाद में पता चला कि जैसे ही मैं डिलीवरी रूम से बाहर आया, पापा सबसे पहले मां के पास भागे थे। भले ही मैं मुंह परिवार का 100 सालों में पैदा हुआ इकलौता बेटा था, लेकिन उनके लिए उनकी पत्नी ही उनकी सबसे प्यारी राजकुमारी थी। एक गुलाबी और एक नीले पालने में हम दोनों जुड़वा बच्चे साथ साथ लेटे हुए थे। तभी मेरे कानों में जोर जोर से रोने की आवाज गूंजने लगी। मैं बेबसी से छत की तरफ देखने लगा। मन किया कि कान बंद कर लूं, लेकिन मेरे हाथ इतने छोटे थे कि वहां तक पहुंच ही नहीं सकते थे। मैं बस बेबस होकर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां हवा में हिलाता रह गया। मुशीचन, जरा चुप हो जाओ। हाँ, वो डरपोक छठी बहन जिसे मैंने पेट से लात मारकर बाहर निकाला था, वही मुशीचन थी। मैं पूरी ताकत से उस पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से निकला सिर्फ आ, ओ, या। बिल्कुल बच्चों जैसी मासूम आवाज, जिसमें जरा भी रौब नहीं था। उधर मेरी डरपोक बहन लगातार रोए जा रही थी। अब मुझसे सहा नहीं गया। मैंने करवट बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ महीने के बच्चे के लिए करवट बदलना भी किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। एक गहरी बेबसी ने मुझे घेर लिया। मेरे पास एक बड़े इंसान की आत्मा थी, लेकिन मैं इस नन्हे से शरीर में कैद था। ऐसी हालत की एक करवट तक नहीं बदल सकता था। किसी तरह समय बीता और मेरा पहला जन्मदिन आ गया। दादाजी सबसे आगे ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। दोनों तरफ ट्रिपलेट बहनें थी। यहां तक कि हमेशा काम में व्यस्त रहने वाले पापा को भी खास तौर पर बुलाया गया था। दादाजी ने गला साफ किया। आज मैंने सबको एक जरूरी बात के लिए बुलाया है। अगले हफ्ते मुगे का पहला जन्मदिन है। ये पार्टी इतनी शानदार होनी चाहिए कि लोग सालों तक याद रखें। बस फिर क्या था, पूरे परिवार में जोश की लहर दौड़ गई। लग रहा था जैसे मेरे लिए इतिहास की सबसे भव्य बर्थडे पार्टी होने वाली हो। लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उस दिन मैं होंठ फुलाकर घर से निकलने से साफ मना कर दूंगा। मजाक है क्या? शरीर भले ही बच्चे का हो, लेकिन आत्मा तो एक बड़े आदमी की है। मैं जाकर पहला जन्मदिन मनाऊं? कभी नहीं। सब मुझे मनाने लगे। छोटे भाई, चलो ना बाहर चलते हैं, वहां बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन चाहे जितना समझाओ, मैं बस रोता ही रहा। समय निकलता जा रहा था। पार्टी शुरू होने वाली थी। पूरा परिवार परेशान होकर मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन कोई भी मुझे मना नहीं पा रहा था। तभी बड़ी बहन मुंह मेंगशुए कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई। अरे, तुम लोग अभी तक निकले नहीं? मैंने यूं ही सिर घुमाया और तभी मेरी नजर एक जोड़ी गहरी सितारों जैसी चमकती आंखों से टकराई। उन आंखों में एक अजीब सी रहस्यमयी कशिश थी। मेरा पूरा ध्यान उसी तरफ खिंच गया। मुंह मेंगशुए के पीछे एक अनजान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसे देखते ही मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने तुरंत दोनों हाथ उसकी तरफ फैला दिए। वाह, आखिरकार कोई ऐसी खूबसूरती आई है जो मेरी बहनों को भी पीछे छोड़ दे। उस लड़की का नाम था झान लिंगर। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाए उस छोटे से गोलमटोल बच्चे को देखा। मेरा गोरा मुलायम चेहरा बिल्कुल छिले हुए उबले अंडे जैसा चिकना था। इतना प्यारा कि कोई भी देखे बिना तारीफ किए न रह सके। लेकिन उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली और चुपचाप 2 कदम पीछे हट गई। उसके पूरे शरीर से ठंडी और दूर रहने वाली आभा निकल रही थी, जैसे बर्फ में खड़ा कोई अकेला देवदार का पेड़। मैंने भी तुरंत मुंह फुला लिया। क्या इसने मुझे नापसंद किया? जन्म लेने के बाद पहली बार किसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। उसी पल मेरे अंदर उसे अपने वश में करने की जिद जाग उठी। मेरे होंठ फिर से फूले हुए देखकर बड़ी बहन तुरंत समझ गई कि मैं क्या चाहता हूं। उसने बिना कुछ सोचे मुझे उठाया और सीधे झान लिंगर की गोद में डाल दिया। मैं मन ही मन मुस्कुराया, फिर दोनों हाथ पैरों से उसे कसकर पकड़ लिया। मुंह मेंगशुए हंसते हुए बोली, लिंगर, जरा संभाल कर पकड़ना। ये हमारे मुंह परिवार का नन्हा राजकुमार है। झान लिंगर ने अनायास ही मुझे थाम लिया। मेरे नर्म मुलायम शरीर का स्पर्श बिल्कुल रुई के फाहे जैसा था। ऊपर से हल्की सी दूध की खुशबू, जिससे किसी का भी दिल पिघल जाए। शायद उसने पहली बार किसी बच्चे को गोद में लिया था। उसकी हरकतें थोड़ी अकड़ी हुई थी। मैं उसकी बाहों में इधर उधर सरकता रहा ताकि आरामदायक जगह मिल जाए। उसने सिर झुकाकर मेरी तरफ देखा। पता नहीं क्यों उसके दिल में अचानक एक अजीब सी नरमी उतर आई। उसकी आंखों की ठंडक भी धीरे धीरे पिघलने लगी। उसी समय मुझे किसी की जलती हुई नजर अपने ऊपर महसूस हुई। दरवाजे पर एक बेहद हैंडसम लड़का खड़ा था। हल्के घुंघराले छोटे बाल, गोरा चमकता चेहरा, बिल्कुल किसी राजकुमार जैसा। मैंने उसे देखते ही सब समझ लिया। ओह, तो ये लड़का झान लिंगर को पसंद करता है। अगले ही पल चपाक, मैंने पूरे रौब से झान लिंगर के गाल पर एक जोरदार किस कर दिया। फिर उस लड़के की तरफ देखकर विजयी मुस्कान के साथ भौहें उचकाई। अबे छोटे, मेरी लड़की पर नजर डालने की अभी तेरी उम्र नहीं हुई। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सबके चेहरे पर हैरानी छा गई, क्योंकि मैं तो ऐसा बच्चा था जो किसी को अपना गाल तक छूने नहीं देता था। और आज मैंने खुद आगे बढ़कर झान लिंगर को किस कर दिया था। अगले ही पल
कमरे में मौजूद कई लोगों की जलती हुई नजरें एक साथ झान लिंगर पर टिक गई। वो खुद भी कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्न रह गई। बड़ी बहन मुंह मैंगशुए दांत पीसते हुए बोली, झान लिंगर, मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती हूं और तुम मेरे छोटे भाई की होने वाली पत्नी बनने का सपना देख रही हो। फिर उसने तुरंत नरम आवाज में मुझे समझाया, मुगे बेटा, किसी को ऐसे किस नहीं करते, अगर कीटाणु लग गए तो। दूसरी बहन मुशियान कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी बर्फ जैसी ठंडी नजर लगातार झान लिंगर पर टिकी रही। तीसरी बहन मुंह मैंग्याओं के होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ जलन दिखाई दे रही थी। आखिर क्यों? मैं इसकी सगी बहन हूं, फिर भी इसे मुझसे ज्यादा एक बाहरी लड़की पसंद आ गई। उधर एक लड़का जिसका नाम हु सानहुओ था, गुस्से से अपनी महंगी शर्ट का किनारा मरोड़ रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट बनाई और झान लिंगर के पास आकर बोला, बहन झान, ये छोटा भाई तो कितना प्यारा है, क्या मैं इसे गोद में ले सकता हूं? हु सानहुओ के मुंह पर तो मुस्कान थी, लेकिन उसकी नजरें लगातार झान लिंगर पर टिकी हुई थी। जब उसने कोई विरोध नहीं किया तो उसने समझ लिया कि उसे इजाजत मिल गई है। वो हाथ बढ़ाकर मुझे गोद में लेने ही वाला था कि मैंने होंठ फुलाकर उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा। उसकी चाल समझते हुए मैंने साफ चुनौती दे दी। हु सानहु वही का वही जम गया। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। एक छोटा सा बच्चा ऐसी नजर कैसे डाल सकता है? वो मन ही मन हैरान रह गया। मैंने तुरंत अपना सिर झान लिंगर की छाती से टिकाकर उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया, मानो अभी जो हुआ वो उसकी कल्पना भर हो। हु सानहुओ का हाथ बड़ी देर तक हवा में लटका रहा, न वापस खींच पा रहा था, न आगे बढ़ा पा रहा था। आखिरकार दादाजी ने माहौल संभाला, लिंगर, लगता है मुगे को तुम बहुत पसंद हो, जरा इसे गोद में लेकर बाहर चलो। जन्मदिन की रस्म शुरू होने वाली है, सारे मेहमान आ चुके हैं, अब मुख्य किरदार ही गायब रहेगा तो कैसे चलेगा? पहले जन्मदिन की पार्टी में एक लंबी सी मेज लगी थी, जिसका दूसरा सिरा तक दिखाई नहीं दे रहा था। उस पर लाल मखमली कपड़ा बिछा था, इतना मुलायम कि छूने का मन बार बार करे। मेज पर तरह तरह की चीजें सजी हुई थी, छोटे छोटे ब्रश, कागज, पेंटिंग, वीणा, कढ़ाई की सुई और न जाने कितनी अजीबोगरीब चीजें। पूरा टेबल खजाने से भरा हुआ था। आज मेरी पहली पसंद जो सुई बटा ग्रैबिंग सेरेमनी की रस्म थी। दादाजी ने मुझे गोद में उठाया हुआ था, जबकि पापा ने मेरी जुड़वा बहन मुशीचिन को। दोनों ने हमें बड़े प्यार से मेज पर बैठा दिया। ये सोचकर ही हैरानी होती थी कि एक बच्चे की छोटी सी रस्म में भी देश के बड़े बड़े उद्योगपति और रसूखदार लोग मौजूद थे। मुझे जैसे ही मेज पर रखा गया, मैं तुरंत रेंगते हुए झान लिंगर की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से किसी ने मेरी पैंट पकड़ ली। मैंने मुड़कर देखा, मेरी जुड़वा बहन मुशीचिन पूरी ताकत से मेरी पैंट पकड़े हुए थी। वो तो गुस्से में मुझे काटने तक की कोशिश कर रही थी। मैंने बिना सोचे उसे एक हल्की सी लात मार दी, फिर मेज पर रखी चीजों की तरफ देखा। इतनी सारी चीजें थी, लेकिन एक भी ऐसी नहीं थी जिसमें मेरी कोई दिलचस्पी हो। मैंने बेबसी से लंबी सांस ली। तभी मेरी नजर पूरे हॉल में घूमते घूमते अचानक झान लिंगर पर जाकर टिक गई। मेरी आंखें चमक उठीं। मैं बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ रेंगा और सीधे उसका हाथ पकड़ लिया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुंह परिवार का नन्हा राजकुमार मेज पर रखे इतने कीमती सामान को छोड़कर सीधे झान लिंगर का हाथ पकड़ लेगा। पूरा हॉल हैरानी से भर गया, लेकिन दादाजी बिल्कुल शांत थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मुगे, तुम्हें ये लड़की पसंद है? मैंने बिना झिझक सिर हिलाकर हाँ कर दी। बस मेरी पांचों बड़ी बहनों के चेहरे एक साथ काले पड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नजरों से ही कोई जल जाए। लेकिन दादाजी जोर से हंस पड़े। उन्होंने झान लिंगर की तरफ देखते हुए एक पुरानी बात बताई। असल में मुंह परिवार और झान परिवार कई पीढ़ियों से करीबी दोस्त थे। दोनों परिवारों ने पहले ही वादा किया था कि अगर एक घर में बेटा और दूसरे में बेटी हुई तो दोनों की शादी कर दी जाएगी। लेकिन झान लिंगर की मां की प्रसव के दौरान मौत हो गई और मुंह परिवार में लगातार बेटियां ही पैदा होती रहीं। इसलिए वो रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ पाया। अब दादाजी झान लिंगर को जितना देखते उतना ही उन्हें वह अपनी होने वाली पोती जैसी पसंद आने लगी। उधर मेरी बहनों के दिल टूट चुके थे। सबसे ज्यादा पछतावा बड़ी बहन मुंह मैंगशुए को हो रहा था। ये तो मैंने खुद भेड़िए को घर में बुला लिया। तभी दादाजी ने अचानक कहा, बेटी लिंगर, क्या तुम बड़ी होकर मेरे पोते मुगे की दुल्हन बनोगी? झान लिंगर जवाब देती उससे पहले ही एक आवाज गूंज उठी, नहीं। सबने एक साथ मुड़कर देखा। हु सानहुओ अपने कपड़ों का किनारा कसकर पकड़े खड़ा था। चेहरा घबराहट से लाल था। सबकी नजरें अपनी तरफ देखकर वो डरकर तुरंत झान लिंगर के पीछे छिप गया। उसे देखकर मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। वाह, इतनी छोटी उम्र में ग्रीन टी वाली मासूमियत का पूरा नाटक सीख गया। मैं अपनी मंगनी कर रहा हूं, तुझे बीच में बोलने का किसने हक दिया? काश मैं बड़ा होता, लेकिन फिलहाल मैं तो सिर्फ 1 साल का बच्चा था। मैं बस आ करते हुए अपनी छोटी मुट्ठियां हिला सकता था। जब उसे लगा कि मेरी और झान लिंगर की सगाई सच में होने वाली है, तो आखिरकार उससे रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, इन दोनों की सगाई नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ही झान लिंगर का बॉयफ्रेंड हूं। यह सुनते ही पूरा हॉल शोर से भर गया। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। मानना पड़ेगा, हालांकि दोनों अभी बच्चे थे, लेकिन साथ खड़े होने पर सच में एक सुंदर जोड़ी लग रहे थे। मैं चाहे जितनी भी जोर से अपनी छोटी मुट्ठियां हिलाकर विरोध करूं, सच्चाई यही थी कि मैं अभी भी सिर्फ एक नन्हा बच्चा था। सबकी आंखों में वही भाव देखकर मुझे गुस्सा आ गया। ये कैसी नजरें हैं तुम लोगों की?
सिर्फ इसलिए कि मैं उससे 10-12 साल छोटा हूं। तो क्या हुआ? अगर मानसिक उम्र की बात करें तो मैं ही उससे बड़ा हूं। उल्टा मुझे तो उसे बच्ची समझकर नजरअंदाज करना चाहिए। उधर हूं सानहुओ अपने चेहरे की जीत वाली मुस्कान छिपा ही नहीं पा रहा था। वो झुककर मेरे गोलमटोल गाल दबाने लगा और दादाजी से बोला, मु दादाजी, ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है, इसे कुछ समझ नहीं है। ऐसे ही बच्चों की सगाई तय करना ठीक नहीं। इतना कहकर उसने मेरी तरफ एक तिरछी मुस्कान फेंकी, जैसे कह रहा हो, छोटे से बच्चे, मुझसे टक्कर लोगे? मैंने उसकी नकली मासूमियत वाले चेहरे को घूरा। गुस्से से मेरे दांत किटकिटाने लगे। किसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता? जैसे ही उसने फिर से बोलने के लिए मुंह खोला, मैंने मौका देखकर उसका हाथ पकड़ लिया और धड़ाक पूरी ताकत से काट लिया। आह! वो दर्द से चीख पड़ा और झटके से मुझे छोड़ दिया। उसकी बाह पर तुरंत मेरे छोटे छोटे दांतों के 2 साफ निशान उभर आए। अभी कुछ पल पहले तक जो खुद को बेचारा दिखा रहा था, अब मैं ही फुफकारता हुआ छोटे जंगली बिल्ली के बच्चे जैसा लग रहा था। झान लिंगर ने मेरा ये तेज और अक्खड़ स्वभाव देखा और जाने क्यों उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने चुपचाप हूं सानहुओं की तरफ देखा। वो लड़का बचपन से ही उसके पीछे पीछे घूमता आया था। उसके मन की बात कोई भी आसानी से समझ सकता था। झान लिंगर ऐसा कभी नहीं करती कि सिर्फ मुंह परिवार की शादी का रिश्ता ठुकराने के लिए बहाव में बहकर हूं सानहुओं को अपना बॉयफ्रेंड मान ले, क्योंकि उसने कभी इतनी छोटी उम्र में प्यार करने के बारे में सोचा ही नहीं था। जब काफी देर तक झान लिंगर ने कोई जवाब नहीं दिया तो हूं सानहुओं साफ तौर पर घबरा गया। उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बिगड़ चुके थे। तभी मेरी मां, जो लोगों की भावनाएं समझने में माहिर थी, दोनों को बारी बारी से देखने लगी। उन्हें तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। उन्होंने सीधे झान लिंगर से पूछा, लिंगर, क्या ये सच कह रहा है? तुमने कभी हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं? झान लिंगर ने अनजाने में मेरी तरफ देखा। उसी वक्त मेरी नजर उससे मिली। मैं दांत निकालकर उसे घूर रहा था, जैसे उसे धमकी दे रहा हूं। उसे मेरा वो नन्हा सा गुस्सैल चेहरा देखकर ऐसा लगा जैसे किसी छोटे बिल्ली के बच्चे ने उसके दिल को हल्के से पंजा मार दिया हो। दिल में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी। अगले ही पल उसकी ठंडी लेकिन साफ आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, मेरा इनसे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। बस इतना सुनते ही हूं सानहुओं का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसकी आंखें लाल हो गई, आंसू उनमें भर आए। इतना कि उसने अपने होंठ काट लिए और उनसे हल्का सा खून तक निकल आया। उधर मैं खुशी से हाथ पैर मारकर खिलखिलाने लगा। मन तो कर रहा था कि वही पटाखे फोड़ दूं। ले, बहुत बन रहा था ग्रीन टी हीरो। मेरी होने वाली बीवी छीनने चला था। अब सबके सामने बेइज्जती हुई या नहीं? मेहमान भी आपस में बातें करने लगे। आजकल के बच्चे भी ना जबरदस्ती किसी लड़की से अपना रिश्ता जोड़ने लगते हैं। कौन सोच सकता था कि हूं परिवार के इस लड़के की चालाकी इतनी गहरी होगी। उम्र तो छोटी है लेकिन दिमाग खूब चलता है। सच कह रहे हो, जरा सी देर और होती तो मुंह और झान परिवार का इतना अच्छा रिश्ता टूट जाता। ये सारी बातें हो सानहुओं के कानों में साफ साफ पड़ रही थी। चारों तरफ से उठती तिरछी नजरों ने उसे शर्म से पानी पानी कर दिया। उसका मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। फिर भी उसने आखिरी उम्मीद के साथ झान लिंगर की तरफ देखा। लिंगर दीदी, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? झान लिंगर ने बस हल्के से पलके उठाई। उसकी आवाज पहले जैसी ही शांत थी। माफ कीजिए मिस्टर हूं, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। ये शब्द हूं सानहुओं पर बिजली बनकर गिरे। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटा, अपने कपड़ों का किनारा कसकर पकड़ लिया, फिर जोर जोर से रोता हुआ हॉल से बाहर भाग गया। ये छोटा सा तमाशा जल्दी ही खत्म हो गया। हॉल का माहौल फिर से खुशियों से भर गया। मेहमान एक एक करके बधाई देने आने लगे। मुझ साहब, बधाई हो, आज तो सचमुच दोहरी खुशी मिली है। अब तो हम बस मुगे की शादी का इंतजार करेंगे। मेरे माता पिता और दादाजी तीनों झान लिंगर को देखते ही जा रहे थे। जितना देखते उतनी ही पसंद आती। लेकिन मेरी 5 बहनों के चेहरे देखने लायक थे। सब ऐसे मुंह बनाकर बैठी थी मानो किसी ने उनके घर की सबसे प्यारी सब्जी छीन ली हो। तभी झान लिंगर ने अचानक कहा, जहां तक इस रिश्ते की बात है, मैं चाहती हूं कि इस बारे में बाद में फैसला किया जाए। आखिर मुगे अभी बहुत छोटा है। वो इतनी गंभीरता से ये बात कह रही थी कि उसकी ठंडी बेहद खूबसूरत शक्ल के साथ उसका ये अंदाज अजीब तरह से प्यारा लग रहा था। मेरी मां तो उसे देखकर पूरी तरह पिघल गई। उन्होंने तुरंत झान लिंगर का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। यहां तक कि मेरे पापा को भी एक तरफ खिसकना पड़ा। जो नहीं जानता वो यही समझता कि झान लिंगर ही उनकी सगी बेटी है। मां मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, जैसा हमारी लिंगर चाहे। आज से इस घर को अपना ही घर समझना। दादाजी भी प्यार से बोले, लिंगर, तुम बहुत दुबली हो, अच्छे से खाना खाया करो। कल से तुम्हारे लिए खास पौष्टिक खाना बनवाऊंगा। मैं ये सब देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गया। ये क्या हो रहा है? क्या मैं घर का लाडला नहीं रहा? पूरा मुंह परिवार अब झान लिंगर के आगे पीछे घूम रहा था। कोई उसकी चिंता कर रहा था, कोई उसका हाल पूछ रहा था, और मुझे तो कोई देख भी नहीं रहा था। मैंने मन ही मन आ भरी, वाह रे मुगे, खुद ही अपनी मोहब्बत को घर ले आया और अब वही तुझसे ज्यादा प्यार पा रही है। मैंने तो खुद अपने लिए प्यार का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी खड़ा कर लिया। दूसरी बहन मुशियान का चेहरा भी काला पड़ गया था। मुझे देखकर उसका दिल दुख रहा था। तभी तीसरी बहन मुंह मेंग्याओं ने मेरा फूला हुआ चेहरा देखा और हंसते हुए बोली, अरे, ये तो तुम्ही ने अपनी होने वाली दुल्हन चुनी थी। अब खुद ही मुंह क्यों फुला रहे हो?
दूसरी बहन भी मुस्कुराकर बोली, हाँ छोटे भाई, अपनी होने वाली पत्नी को थोड़ा तो प्यार करने दो। तभी तीसरी बहन के मुंह से अनजाने में निकल गया, अगर झान आंटी आज जिंदा होती तो। बात पूरी होने से पहले ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि झान लिंगर का चेहरा अचानक उदास हो गया था। मुंह मेंग्याओं ने जल्दी से बात बदल दी, खैर हम पांचों बहनें अभी तक सिंगल हैं और तुम छोटे से बच्चे ने सबसे पहले रिश्ता पक्का कर लिया। लेकिन उसकी बात बदलने के बावजूद झान लिंगर के चेहरे की उदासी कम नहीं हुई। वो जैसे किसी पुराने दर्द में खो गई थी। उसका चेहरा इस वक्त दूसरी बहन मुशियान जितना ही ठंडा और उदास लग रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, क्या इसके माता पिता दोनों नहीं हैं? आखिर इतना बड़ा मौका था, फिर भी उसका पिता कहीं दिखाई नहीं दिया। और मैंने भी कभी अपने माता पिता को उसके परिवार के बारे में बात करते नहीं सुना था। पता नहीं क्यों उस बर्फ जैसी खूबसूरत लड़की के लिए मेरे दिल में अचानक हमदर्दी जाग उठी। शायद इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में मैं भी एक अनाथ था। मुझे लगा हम दोनों कहीं न कहीं एक जैसे ही हैं। लेकिन उस वक्त मुझे सच्चाई नहीं पता थी। झान लिंगर के पिता मरे नहीं थे, बस उसकी मां की प्रसव के दौरान मौत के बाद वे पूरी तरह बदल गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी के पुराने दोस्तों से सारे रिश्ते तोड़ दिए, यहां तक कि अपनी सगी बेटी झान लिंगर की भी लगभग कोई परवाह नहीं की। मेरे पहले जन्मदिन पर भी वे हमेशा की तरह नहीं आए, बस किसी नौकर के हाथ एक महंगा सा तोहफा भेज दिया। ये सब सोचकर मैंने झान लिंगर की तरफ देखा। मेरी आंखों में उसके लिए दया और अपनापन भर गया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे दिलासा दूं। आखिरकार मैंने अपने दोनों छोटे छोटे हाथ उसकी तरफ फैला दिए, जैसे कह रहा हूं, आओ एक गले लग जाओ। मैंने जैसे ही अपने दोनों हाथ उसकी तरफ फैलाए, मां तुरंत समझ गई कि मैं क्या चाहता हूं। उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे सीधे झान लिंगर की गोद में दे दिया। झान लिंगर अभी ठीक से मुझे संभाल भी नहीं पाई थी कि मैं झट से आगे झुका और अपने नन्हे होंठ उसके गाल पर रख दिए। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा और जेली जितना मुलायम था। उसे छूते ही मेरे दिल में एक अजीब सी मीठी भावना जाग उठी और मुझे साफ महसूस हुआ कि उसकी आंखों की ठंडक पहले से कहीं ज्यादा नरम हो गई थी। दादाजी ये नजारा देखकर जोर से हंस पड़े। देखा, मुगे को सच में हमारी लिंगर बहुत पसंद है। ये रिश्ता तो ऊपर वाले ने खुद बनाया है। फिर उन्होंने नौकरों से कहा, जल्दी जाकर मिस्टर झान को बुलाओ, उन्हें भी अपने होने वाले दामाद से मिलवा दो। मेरे दिमाग में जैसे घंटी बज गई। क्या झान लिंगर के पापा जिंदा है? तो फिर मैंने जो अभी इतना इमोशनल किस किया वो तो बेकार गया। कुछ ही देर बाद झान नानचांग अंदर आए। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, नानचांग इधर आओ, अपने होने वाले दामाद को देखो। पापा भी हंसते हुए आगे बढ़े और उनके कंधे पर हाथ रख दिया। इतने सालों बाद आखिर तुम्हारी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी होने जा रही है। आज तो हमें जमकर जश्न मनाना चाहिए। लेकिन मुंह परिवार जितना गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहा था, झान नानचांग उतने ही ठंडे थे। उन्होंने सख्त नजरों से अपनी बेटी की तरफ देखा। झान लिंगर, अभी के अभी माफी मांगो। फिर दादाजी की तरफ मुड़कर बोले, माफ कीजिए, मेरी बेटी को शिष्टाचार की समझ नहीं है। इसने एक अच्छी भली रस्म का माहौल खराब कर दिया। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं। ये सुनते ही मुंह परिवार के सब लोगों के चेहरे उतर गए। माहौल एकदम भारी हो गया। उधर मैं तो गुस्से से फट पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो? हम दोनों परिवारों की शादी तो पहले से तय थी। मेरी और झान लिंगर की सगाई होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। फिर तुम्हारी नजर में ये खुशी की बात गलती कैसे बन गई? मेरी होने वाली दुल्हन कोई मुझसे नहीं छीन सकता। तुम उसे डांटने वाले होते कौन हो? बुरे अंकल। मैं पूरी ताकत से चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से हमेशा की तरह सिर्फ बच्चों वाली आवाज ही निकली। गुस्से में मैं हाथ पैर मारते हुए आगे बढ़ा, लेकिन ध्यान नहीं रहा और मैं सीधे मेज से नीचे गिर पड़ा। धप, नीचे मुलायम कालीन बिछा था। फिर भी गिरने का दर्द इतना तेज था कि मेरी आंखों से तुरंत आंसू निकल आए। सबसे पहले दूसरी बहन मुशियान ने मुझे देखा। वो दौड़कर आई और मुझे उठा लिया, लेकिन घबराहट में उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे। वो बस मुझे कसकर पकड़े खड़ी रही। दादाजी भी झान नानचांग से बहस छोड़कर भागते हुए आए। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरा प्यारा पोता, जल्दी देखूं कहीं चोट तो नहीं लगी। उन्होंने सिर से पैर तक मुझे ध्यान से देखा। जब यकीन हो गया कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तब जाकर उनकी जान में जान आई। अरे, आज तो मेरी सांस ही अटक गई थी। मैंने अपनी छोटी सी हथेली उठाकर उनके गाल पर थपकी दी, जैसे उन्हें समझा रहा हूं, दादाजी मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन झान नानचांग वही खड़े रहे। चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं थी, बर्फ जैसी ठंडी अभिव्यक्ति। अगले ही पल दादाजी ने अचानक मुझे उठाकर उनकी गोद में दे दिया। लगता था वे किसी भी हाल में यह रिश्ता पक्का करवाना चाहते थे। झान नानचांग का चेहरा थोड़ा सा नरम पड़ने ही वाला था, लेकिन मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, इतनी आसानी से नहीं बचने दूंगा। अगले ही पल सबने देखा कि उनकी महंगी काली सूट पर एक बड़ा सा गीला दाग बन चुका था। हाँ, मैंने पूरे प्यार से अपनी नाक का सारा शरबत और लार उनकी जैकेट पर पोत दी थी और ऊपर से उन्हें देखकर शरारती मुस्कान भी दे दी। झान नानचांग की भौहें तुरंत सिकुड़ गई। चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। वो कुछ कहते उससे पहले ही झान लिंगर दौड़कर आई। उसने तुरंत मुझे उनकी गोद से ले लिया और बार बार माफी मांगने लगी। मैं उसकी गोद में हाथ पैर हिलाते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, इतना अकड़ किस बात की? एक बड़े आदमी होकर इतना सख्त चेहरा बनाते हो।
देखो, मेरी होने वाली पत्नी तक तुमसे डर गई। तुम उसके पिता कम दुश्मन ज्यादा लगते हो। जब सब लोग किसी तरह माहौल सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, झान नानचांग वही चुपचाप खड़े रहे। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। आखिरकार दादाजी ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं तो समझो आज से मु परिवार ने इतने सालों की दोस्ती बेकार निभाई। सबको लगा कि अब यह रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन तभी झान नानचांग ने अचानक कहा, मु दादाजी, आपने गलत समझा। मु परिवार से रिश्ता जोड़ना मेरी दिवंगत पत्नी की आखिरी इच्छा थी। मैं उसे कैसे ठुकरा सकता हूं? तब जाकर मुझे समझ आया, वो मुझसे नफरत नहीं करते थे, उन्हें बस साफ सफाई की सनक थी, और शायद अपनी उस बेटी की चिंता भी, जो किसी के करीब आना ही नहीं जानती थी। कुछ देर बाद झान नानचांग झान लिंगर को लेकर जाने लगे। मैंने अपनी होने वाली दुल्हन को कसकर पकड़ लिया। नहीं, अगर जाना है तो तुम अकेले जाओ, मेरी लिंगर यही रहेगी। झान लिंगर ने मेरी बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखों की तरफ देखा। उसका दिल साफ पिघल गया। वो मुझे छोड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन तभी उसके पिता ने बस एक ठंडी सी नजर डाली। झान लिंगर ने मजबूरी में होंठ भींचे और धीरे से मुझे मां की गोद में वापस दे दिया। फिर बिना पीछे देखे अपने पिता के पीछे चल दी। मैं अपनी प्यारी सी होने वाली दुल्हन को दूर जाते हुए देखता रह गया, और अगले ही पल मैं फूट फूट कर रो पड़ा। अरे बर्फ वाले अंकल, मेरी लिंगर मुझे वापस करो। मेरे रोते ही पूरा मुंह परिवार घबरा गया। पांचों बहनें मुझे मनाने में लग गई। कोई लिमिटेड एडिशन गंडम खिलौना लेकर आई, कोई व्हाइट रैबिट टॉफिया, किसी ने रिमोट कंट्रोल कार रखी, तो किसी ने ब्लॉक से बना महल। एक से बढ़कर एक खिलौने और तोहफे मेरे सामने रख दिए गए। लेकिन इस बार मुझे कोई भी मना नहीं पाया। पूरे परिवार को मुझे हथेलियों पर रखकर मनाते हुए देखकर मैं और जोर जोर से रोने लगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस नन्हे से शरीर के अंदर एक ऐसी आत्मा रहती है जिसने पिछली जिंदगी में समाज के सबसे निचले पायदान से उठकर टेक्नोलॉजी की दुनिया की ऊंचाइयों को छुआ था। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी के थे। जब पूरे घर में कोई भी मुझे चुप नहीं करा पाया, तभी अचानक मुझे सिर में जोर का खिंचाव महसूस हुआ। मैंने पलटकर देखा। मेरी जुड़वा बहन मुशीचिन पूरी मासूमियत से मेरे बाल पकड़कर खींच रही थी। मेरा पारा तुरंत चढ़ गया। अरे, बाल कट जाए तो चलेगा, लेकिन हेयर स्टाइल नहीं बिगड़नी चाहिए। अगले ही पल सबकी आंखों के सामने एक हैरान कर देने वाला दृश्य हुआ। अभी अभी 1 साल का हुआ मैं अचानक घूमकर खड़ा हुआ और अपनी बहन को एकदम परफेक्ट शोल्डर थ्रो, कंधे के ऊपर से पटकने वाला दाव मार दिया। धड़ाम। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अगर बड़ी बहन मुंह मेंगशुए समय रहते उसे पकड़ न लेती तो शायद उसकी नई निकली दूध की दांत भी टूट जाते। कुछ पल बाद मुशीचिन जोर जोर से रोने लगी। तभी सबको होश आया। सारी नजरें एक साथ मेरी तरफ उठ गई। किसने सोचा था कि मुझ परिवार का सबसे नाजुक और लाडला छोटा बेटा इतना ताकतवर निकलेगा? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ओ नहीं, कहीं मेरी पोल तो नहीं खुल गई? सिर्फ 1 साल की उम्र में लड़ना आता है। अब सब मुझे बिगड़ा हुआ बच्चा समझेंगे। अपनी बहन को रोते देखकर मुझे भी अपराध बोध हुआ। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। मैं उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन जैसे ही मेरा छोटा सा हाथ उसके हाथ से छुआ, एक चमत्कार हो गया। मुशीचिन का रोना तुरंत बंद हो गया। ये नजारा देखकर तीसरी बहन मुंह मिंग्याओं हंस पड़ी। लगता है हमारे घर में भविष्य का कोई ताइक्वांडो चैंपियन पैदा हुआ है। मेरे उस एक दाव का असर इतना हुआ कि पापा ने मुझे जनजात मार्शल आर्ट्स का टैलेंट समझ लिया। उन्होंने वही फैसला सुना दिया, जब मुगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसे ताइक्वांडो सीखने भेजेंगे। मैं मन ही मन जोर जोर से चिल्लाया, प्यारे पापा, मैं पहले से ही मास्टर हूं, अब और क्या सीखना है? तीसरी बहन मुंह मिंग्याओं तो और भी उत्साहित हो गई। उसकी आंखें चमक उठीं। वो हाथ रगड़ते हुए बोली, जल्दी बड़ा हो जा छोटे भाई, फिर देखते हैं जीत किसकी होती है। मैंने मन ही मन आंखें घुमा ली। तुमसे मुकाबला? सपने देखते रहो। लेकिन मां यून हाईजुआन ने तुरंत विरोध कर दिया। क्या ताइक्वांडो, क्या मार्शल आर्ट्स? हर वक्त लड़ाई झगड़ा करेगा तो बड़ी होकर शादी कौन करेगा? मां की एक नजर पड़ते ही मेरी पांचों बहनों ने तुरंत अपनी बात बदल ली। हाँ, हम सब हैं अपने छोटे भाई की रक्षा करने के लिए। मारपीट का काम तो मुशीचिन ही कर लेगी, वैसे भी उसकी चमड़ी मोटी है। मैंने मन ही मन माथा पकड़ लिया। मां, मेरी होने वाली दुल्हन तो पहले से तय है। तभी दादाजी ने मुझे गोद में उठाया। मेरे प्यारे पोते, जरा दादाजी बोलकर तो दिखाओ। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन निकला वही ऊ या। तीसरी बहन मुंह मिंग्याओं फिर से चुटकी लेने लगी। अरे, छोटा भाई तो 1 साल का हो गया, कहीं ये बोल नहीं सकता क्या? उसकी बात सीधे मेरे दिल पर लगी। क्या सच में? क्या इस जम का मेरा शरीर किसी कमी के साथ पैदा हुआ है? उस दिन के बाद मैं काफी उदास रहने लगा। कोई भी मुझे हंसाने की कोशिश करता, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। कुछ दिन बाद मैं खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। तभी एक मोटा सा छोटा हाथ, जिस पर लार लगी हुई थी, धीरे धीरे मेरे बालों की तरफ बढ़ा। वो फिर से मेरी रोने वाली जुड़वा बहन मुशीचिन थी। मुशीचिन, अब तो तुम हद कर रही हो। मैं फुर्ती से पीछे हट गया। अभी पलटकर जवाब देने ही वाला था कि मेरी नजर उसके हाथ पर गई। उस पर चिपचिपी लार लगी हुई थी। मैंने तुरंत घृणा से 2 कदम पीछे हट गया। वो मुझे पकड़ नहीं पाई, और अगले ही पल वाह, फिर से रोने लगी। मैं सिर पकड़कर पालने की रेलिंग पर चढ़ गया, लेकिन वो नाक बहाते हुए मेरी तरफ रेंगने लगी। मैं मन ही मन चिल्लाया,
रुको, जरा भी पास मत आना। अगर अपनी नाक मेरे कपड़ों पर पहुंचती ना, तो इस बार सच में पिटाई कर दूंगा। मैं नीचे कूदने ही वाला था कि आवाज सुनकर मां दौड़ती हुई आई। मेरा हाल देखकर उनका चेहरा सफेद पड़ गया। मुंगे, हिलो मत। अगले ही पल बड़ी बहन मुंह मेंगशुए बिजली की तरह दौड़ कर आई। उसने मुझे कसकर अपनी बाहों में उठा लिया। डर मत छोटे भाई, दीदी आ गई है। पूरा परिवार घबरा गया था। बस मुशीचिन ही वही बैठी थी। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। बड़ी बहन ने बेबसी से कहा, शीचिन, अब से छोटे भाई का ध्यान रखना, ठीक है? शायद उसके मन में अभी भी डर था। अगर मैं सचमुच नीचे गिर जाता तो कितनी चोट लगती। लेकिन मैं उसकी गोद में हाथ पैर चलाते हुए बस यही सोच रहा था, पहले मुझे उस बहती नाक वाली मुसीबत से दूर रखो। मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। तभी जिस मुशीचिन को मैं हमेशा परेशान समझता था, उसने अचानक मां की तरफ अपने छोटे छोटे हाथ बढ़ाए और तोतली आवाज में बोली, मां, मम्मी। सबसे पहले बड़ी बहन मुंह मेंगशुए उछल पड़ी। छठी बहन बोलने लगी। उसने अभी मम्मी कहा। मां खुशी से खिल उठीं। उन्होंने मुशीचिन को गोद में भर लिया और उसके माथे पर कई बार किस किया। मेरी अच्छी बेटी, एक बार फिर से बोलो। मुशीचिन ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह फिर कहा। मम्मी। मैं वहीं स्तब्ध रह गया। क्या ये रोने वाली लड़की मुझसे पहले बोलना सीख गई? ये कैसे हो सकता है? मैंने तुरंत मुंह खोला, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन निकला फिर वही आ ओ या। एक ही पल में पूरा परिवार मुशीचिन के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। अच्छी बच्ची, एक बार फिर मम्मी बोलो। अब चौथी दीदी बोलो, पांचवी दीदी बोलो। यहां तक कि तीसरी बहन मुंह मेंग्याओं भी अंदर आ गई और हंसते हुए बोली, सच में नहीं सोचा था ये नाक बहाने वाली लड़की सबसे पहले बोलना सीख जाएगी। मैं अकेला पालने में बैठा था, दोनों हाथ कमर पर रखे हुए, मन ही मन घबराकर सोच रहा था, गया, अब तो मेरा लाड़ प्यार भी गया। मैं उधर आ करता रह गया और इधर मुशीचिन जैसे अचानक प्रतिभाशाली बन गई थी। बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, उसके शब्द हर बार पहले से ज्यादा साफ निकल रहे थे। मैं तो गुस्से से पागल हो गया। मैं एक पुनर्जन्म लिया हुआ इंसान, एक दूध पीती बच्ची से हार गया। ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। लेकिन तभी तीसरी बहन मुंह मेंग्याओं फिर से मुझे चिढ़ाने आ गई। मुंगे, देखो, शीचिन तो बोलना सीख गई, अब तुम भी एक बार तीसरी दीदी बोलकर दिखाओ। उसकी वो शरारती मुस्कान देखकर मेरा मन किया यही एक थप्पड़ जड़ दूं। लेकिन जब मैंने सबकी उम्मीद भरी निगाहें देखी तो पहली बार मेरे मन में हीन भावना आ गई। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। मुंह मेंग्याओं को भी समझ आ गया कि माहौल थोड़ा भारी हो गया है। वो तुरंत माहौल हल्का करने लगी, नाक पकड़कर कुत्ते की आवाज निकालने लगी, भौ भौ भौं भौ। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा, ये क्या तमाशा लगा रखा है, रो या हंसू, समझ ही नहीं आया। तभी मेरी नजर दरवाजे पर खड़ी दूसरी बहन मुशियान पर पड़ी। वो बस चुपचाप मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में इतना अपनापन था, मानो कह रही हो, मुगे, डरना मत, दीदी तुम्हारे साथ है। आखिर में मम्मी यून हाइजवा ने ही माहौल संभाला। उन्होंने मुझे प्यार से गोद में उठा लिया, मुस्कुराकर बोली, मेरा मुगे बोले या न बोले, वो हमेशा मम्मी का सबसे प्यारा बेटा रहेगा। उनके शरीर से आती हल्की सी खुशबू और उनकी गर्म गोद मेरी आंखें नम कर गई। पिछले जन्म में मैं बिल्कुल अकेला था, न अपना कोई था, न कोई परिवार। लेकिन इस जन्म में आखिरकार मुझे अपना घर मिल गया था। इसी खुशी को सीने से लगाए मैं मीठी सी नींद में खो गया। सोचते सोचते अगर पूरी जिंदगी भी बोल न पाया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो बाहर अंधेरा हो चुका था। मैंने तुरंत आया का हाथ पकड़ लिया, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे इशारा किया कि मुझे नीचे ले चले। आया तो हैरान रह गई, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं उसकी बातें समझ सकता हूं। नीचे हॉल में तीसरी बहन मुंह मेंग्याओं गणित का होमवर्क करते करते सिर पकड़कर बैठी थी। आया मुझे उसके पास बने छोटे से सोफे पर बिठाकर मेरे लिए दूध बनाने चली गई। मैं चुपचाप उसकी कॉपी में झांकने लगा और मन ही मन हंस पड़ा। इतना आसान सवाल भी नहीं बन रहा। दीदी, आप तो सच में बहुत भोली है। थोड़ी देर बाद उसने होमवर्क पूरा किया, अंगड़ाई ली और गलती से मुझे हल्का सा धक्का लग गया। फिर बड़ी अकड़ में बोली, देखा, तुम्हारी तीसरी दीदी कितनी होशियार है। जब तुम बोलना सीख जाओगे तब मैं तुम्हें 1+1 कितना होता है वो भी सिखाऊंगी। मैंने मन ही मन इतनी जोर से आंखें घुमाई कि अगर सच में दिख जाती तो वो डर जाती। ये बच्चों वाला जोड़ मुझे सिखाओगी? मुझे इसकी जरूरत है क्या? तभी आया दूध की बोतल लेकर आ गई। मैंने बोतल पकड़ी, एक बड़ा सा घूंट भरा और फू, पूरा दूध सीधा मुंह मेंग्याओं के कपड़ों पर उड़ा दिया। बस अब उसका कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर मुझे मनाने वाला एहसान खत्म, जो रोज मुझे तंग करती रहती थी। आज उसे सबक सिखाना ही था। मेरे नए लिमिटेड एडिशन वाले कपड़े। मुंह मेंग्याओं गुस्से से दांत पीसने लगी, लेकिन मेरे ऊपर हाथ उठाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। गुस्से में पैर पटकती हुई ऊपर कपड़े बदलने चली गई और मैं इतना खुश हुआ कि मेरी आंखें ही बंद हो गई। आया ये सब देखकर दंग रह गई। शायद मन ही मन सोच रही थी, छोटे साहब तो बहुत ज्यादा बदला लेने वाले निकले। गुस्सा निकालने के बाद मैंने खाली बोतल वापस आया को पकड़ा दी, इशारे से कहा कि दूसरी बोतल बनाकर लाए। जैसे ही आसपास कोई नहीं रहा, मैं धीरे से रेंग कर सोफे तक पहुंचा और मुंह मेंग्याओं की होमवर्क वाली कॉपी
सोफे के कुशन के पीछे छिपा दी। मैं मन ही मन हंसा। ही, अब कल स्कूल में क्या जमा करोगी? अगली सुबह मुंह मेंग्याओं सचमुच देर से उठी, नाश्ता तक नहीं किया और भागती हुई स्कूल निकल गई। किसी ने भी मेरी आंखों में चमकती शरारत नहीं देखी। शाम को वो सिर झुकाए घर लौटी, सीधे सोफे पर जाकर मुंह फुलाकर लेट गई। चौथी बहन ने पूछा, तीसरी दीदी क्या हुआ, आपका मूड इतना खराब क्यों है? मुंह मेंग्याओं झल्लाकर बोली, बहुत परेशान हूं। दूर हटो, उसने गुस्से में एक तकिया उठाकर फेंक दिया। चौथी बहन सोचते हुए बोली, दीदी कहीं आपका ब्रेकअप तो नहीं हो गया? इतने में पांचवी बहन ने भी ताना मार दिया, लड़कों को तो बड़ी दीदी और दूसरी दीदी जैसी लड़कियां पसंद आती हैं, आप जैसी नहीं। ये बात सीधा मुंह मेंग्याओं के दिल पर लगी। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा। तुम लोगों का हो गया हो तो चुप रहो। पहले ये बताओ, किसी ने मेरी होमवर्क वाली कॉपी देखी है? सुबह उसने पूरा बैग उलट पुलट दिया था, लेकिन कॉपी कहीं नहीं मिली। टीचर ने उसकी एक बात नहीं मानी और उसे 2 पीरियड तक खड़े रहने की सजा दे दी। वो जितना सोचती उतना ही परेशान हो जाती। कल रात तो मैंने कॉपी टी टेबल पर ही रखी थी। उसी समय मम्मी पापा मुझे और मुशीचिन को गोद में लेकर नीचे आए। उन्होंने देखा मुंह मेंग्याओं पूरे हॉल में पागलों की तरह सामान उलट पुलट रही थी। पापा मुंह वेगो नीचे आते ही गरज पड़े, अरे बदमाश लड़की, स्कूल से आते ही घर सिर पर उठा लिया। मैं मन ही मन खुश होकर बोला, वाह पापा, कमाल कर दिया, इसे अच्छी तरह डांटो। मुंह मेंग्याओं तुरंत सीधी खड़ी हो गई। डर के मारे पापा की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। पापा, मैं अपनी होमवर्क वाली कॉपी ढूंढ रही हूं। पापा ने आंखें सिकोड़ ली। फिर से होमवर्क नहीं किया और अब बहाने बना रही हो? मैं मन ही मन हंस पड़ा। वाह, बाप आखिर बाप ही होता है। मुंह मेंग्याओं जल्दी से बोली, नहीं, मैंने होमवर्क पूरा किया था, बस कॉपी ही गायब हो गई। लेकिन तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं बड़ी शरारती मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। अचानक उसे सब समझ आ गया। समझ गई, कल रात मुगे ने जानबूझकर मुझ पर दूध थूका था। मेरी कॉपी भी उसी ने छिपाई होगी। मेरे दिल में हल्का सा झटका लगा। अरे, इतनी भी बेवकूफ नहीं निकली। लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं था। आखिर 1 साल के बच्चे की बात पर कौन यकीन करता? जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। पापा गुस्से से बोले, गलती खुद करती हो और इल्जाम अपने छोटे भाई पर लगाती हो। मुंह मेंग्याओं, जाओ दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी रहो। मुंह मेंग्याओं चुपचाप सिर झुकाकर सजा काटने चली गई। तब पापा ने मुझे गोद में उठा लिया। मुस्कुराकर बोले, मुगे, पापा ने तुम्हारी तीसरी दीदी को। मैंने देखा कि मुंह मेंग्याओं मेरी तरफ देख रही थी। मैं जो मुश्किल से उसकी कमर तक पहुंचता था, गर्व से उसे घूर रहा था। वो भौहें चढ़ाकर बोली, क्या हुआ, मेरा मजाक उड़ाने आए हो? अरे छोटे बेवकूफ, कहीं तुमने ही मेरी कॉपी तो नहीं छिपाई थी? मैंने मन ही मन सोचा, चलो आज इसे पहले ही सजा मिल चुकी है, कॉपी वापस कर देता हूं। मैं उसका हाथ पकड़कर सोफे के पास ले गया, फिर एक कोने की तरफ इशारा किया। मुंह मेंग्याओं ने वहां झांका और सचमुच उसकी कॉपी वही रखी हुई थी। वो तुरंत चौंक गई। सच में तुमने ही छिपाई थी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तुरंत पापा के पास शिकायत करने जाने लगी, लेकिन मैंने उसके कपड़े का किनारा कसकर पकड़ लिया, फिर अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। उसका दिल तुरंत पिघल गया। शायद उसने सोचा कि मैंने कॉपी को खिलौना समझकर कहीं रख दिया होगा। वो बेबस होकर बोली, अब वापस देने से क्या फायदा, मुझे तो पहले ही सजा मिल चुकी है। फिर उसने उंगली दिखाकर कहा, आइंदा मेरी चीजों को खिलौना समझकर मत छिपाना। समझ गए तो सिर हिलाओ। मैंने सचमुच सिर हिला दिया। मन ही मन बोला, जब तक तुम मुझे परेशान नहीं करोगी मैं भी तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। लेकिन अगले ही पल उसने मेरे बालों को दोनों हाथों से पकड़कर बुरी तरह उलझाना शुरू कर दिया। काश तुम बोल पाते, हर वक्त बस आ करते रहते हो, कोई समझ ही नहीं पाता। मेरे अंदर ज्वालामुखी फट पड़ा। मुंह मेंग्याओं, अपने गंदे हाथ हटाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने गुस्से में अपनी छोटी मुट्ठियां उसके ऊपर बरसानी शुरू कर दी, लेकिन मेरे मुक्के उसके लिए गुदगुदी से ज्यादा कुछ नहीं थे। वो हंसते हुए बोली, आओ और मारो, इतनी सी ताकत है तुम्हारी? मैं गुस्से से फटने वाला था। ठीक है, जब बड़ा हो जाऊंगा तब हिसाब बराबर करूंगा। जब मारना पीटना बेकार साबित हुआ तो मैंने तुरंत रणनीति बदल दी। अगले ही पल वाह, मैं जोर जोर से रोने लगा। मुंह मेंग्याओं घबरा गई। अरे अरे, रो क्यों रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगी। लेकिन वो जितनी ज्यादा घबराती मैं उतना ही ज्यादा रोता। ताकत से नहीं जीत सकता तो रोकर ही सही, तुम्हें परेशान करने के 1000 तरीके हैं मेरे पास। तभी अचानक एक और उससे भी ज्यादा दर्दनाक रोने की आवाज गूंज उठी। वो मेरी जुड़वा बहन मुशीचिन थी। मैं हक्का बक्का रह गया। अरे, जिसे डांट पड़ी वो मैं हूं, तो ये मुझसे भी ज्यादा क्यों रो रही है? मेरे अंदर की प्रतियोगिता की भावना जाग उठी। मैंने पूरी ताकत से और जोर से रोना शुरू कर दिया। अचानक ऊपर से दादाजी की चिंतित आवाज आई, क्या हुआ, मेरे प्यारे पोते को किसने रुलाया? वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। मुझे इस हालत में देखकर उनका दिल टूट गया। फिर उन्होंने गरज कर कहा, मुंह मेंग्याओं। मुंह मेंग्याओं डर के मारे लगभग घुटनों पर बैठ गई। उसे देखकर मेरी हंसी छूट गई। वाह, दादाजी सबसे बेस्ट है। अब से जो भी मुझे तंग करेगा मैं रो दूंगा। दादाजी ने देखा कि मैं हंसने लगा हूं तो उन्होंने मुंह मेंग्याओं को फिर डांटना शुरू कर दिया। तुम बड़ी बहन हो या गुंडा,
हर समय अपने छोटे भाई को ही सताती रहती हो। मुंह मेंग्याओ ने राहत की सांस ली। कम से कम मैं रोना तो बंद कर चुका था। वो चुपचाप जाकर फिर से दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। उसे अब सजा मंजूर थी, लेकिन मेरा रोना दोबारा सुनना मंजूर नहीं था। तभी मु शीचिन मेरे पास आ गई। उसने मेरे पैर को खींचा। मैंने झुंझलाकर सोचा, क्या है, रोने वाली मशीन? लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नाक का सारा पानी और आंसू मेरे जूतों पर पोंछ दिए। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। दूर हटो, मेरे पास मत आओ। तभी मु शीचिन ने साफ आवाज में कहा, दादाजी। अगले ही पल दादाजी खुशी से पागल हो गए। उन्होंने मुझे नीचे उतारा और मु शीचिन के आंसुओं से भरे चेहरे पर जोर से किस कर दिया। मेरी दुनिया वहीं रुक गई। क्या दादाजी, आप भी मुझे छोड़कर चले गए? आप लड़कियों का पक्ष ले रहे हैं? मैं फिर से फूट फूट कर रो पड़ा। इस बार कोई भी मुझे चुप नहीं करा पाया। पलक झपकते ही 2 साल बीत गए। मैं आईने के सामने बैठा अपनी ठुड्डी पर हाथ रखे खुद को देख रहा था। आईने में एक बेहद खूबसूरत बच्चा दिखाई दे रहा था। ऐसा चेहरा जिसमें कोई कमी निकालना मुश्किल था, लेकिन मेरे लिए उसकी एक ही खामी थी। मैं अभी तक बोल नहीं सकता था। मेरे दिल में निराशा भर गई। हे भगवान, कहीं सच में मुझे गूंगा बनाकर तो नहीं भेज दिया? तभी मां यून हाईजुआन ने मुझे गोद में उठा लिया और ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। मैं मन ही मन कराह उठा, मां, कहीं फिर से डॉक्टर तो नहीं बुला लिया? मैं बीमार नहीं हूं। मैं हाथ पैर हिलाकर विरोध करने लगा, लेकिन मां ने प्यार से कहा, मुगे, शरारत मत करो। इस बार बहुत बड़े डॉक्टर आए हैं। उन्होंने जितने मरीज देखे हैं सब ठीक हुए हैं। मैंने मन ही मन आंखें घुमा ली। इस बार मिलाकर 23वां डॉक्टर है और नतीजा, हर कोई कुछ देर बाद हार मानकर चला जाता है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। डॉक्टर ने मेरी पूरी जांच की, फिर गहरी सोच में पड़ गया। आखिरकार बोला, बच्चे के शरीर में कोई समस्या नहीं है। शायद ये मानसिक कारणों से बोल नहीं पा रहा। लेकिन लंबी पूछताछ के बाद भी उन्हें ऐसा कोई कारण नहीं मिला, क्योंकि मेरे साथ कभी कोई मानसिक आघात हुआ ही नहीं था। डॉक्टर भी उलझ गया, लेकिन मेरी नजर में ये सब निकम्मे डॉक्टर थे। अगर शरीर में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं बोल क्यों नहीं सकता? मैं भी मु शीचिन की तरह मम्मी और पापा कहना चाहता हूं। उसी समय मेरी नजर मु शीचिन पर पड़ी। वो मुझे घूर रही थी। मैंने तुरंत उसे घूर कर जवाब दिया, क्या देख रही हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बोलना आता है? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मु शीचिन बेखौफ मेरे पास आ गई और लगातार पुकारने लगी, भैया, भैया, भैया। उसकी हर आवाज मां के दिल पर तीर की तरह लग रही थी। आखिरकार मां की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुंह ढककर रो पड़ी। उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या मेरा बेटा कभी ठीक हो पाएगा? पापा मु वेगो ने तुरंत मां को अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में अटूट विश्वास था, वो जरूर ठीक होगा। मैंने विदेश के मशहूर विशेषज्ञ डेविड से संपर्क कर लिया है। वो अगले महीने यहां पहुंच रहे हैं। मां की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पापा ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और दृढ़ आवाज में कहा, चाहे मुझे अपनी सारी दौलत क्यों न बेचनी पड़े, मैं मुगे को जरूर ठीक कराऊंगा। मां यून हाईजुआन सिसकते हुए खुद को ही दोष देने लगी। सब मेरी गलती है। मैं अपने बेटे की अच्छी मां नहीं बन पाई। ये सब देखकर मेरा दिल कसकर भराया। मां, ये आपकी गलती नहीं है। अगर मैं जिंदगी भर बोल न भी पाया तो भी कोई बात नहीं। आप सबका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मैंने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर धीरे से मां के हाथ पर रख दिया और अपनी तोतली आवाज में उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैं जितना उन्हें दिलासा देता, मां उतना ही ज्यादा रोने लगती। मैंने देखा दादाजी भी चुपके से एक कोने में जाकर आंखें पोंछ रहे थे। तभी बड़ी बहन मु मेंगशुए आगे बढ़ी। उसने पूरे परिवार की तरफ देखकर कहा, मां, पापा, अगर छोटा भाई सच में कभी बोल नहीं पाया तो मैं जिंदगी भर उसकी रक्षा करूंगी, और जब तक कोई उसे ठीक करने वाला डॉक्टर नहीं मिल जाता मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर पूरा कमरा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। मैं भी स्तब्ध रह गया। मां की गोद में लेटे लेटे मैंने बगल में बैठी अपनी रोने वाली जुड़वा बहन को नजरअंदाज किया और मन ही मन बोला, बड़ी दीदी, आखिर तुम ही सबसे अच्छी हो। उधर वो रोने वाली मुशीचिन, उसे तो बस रोना ही आता है। तभी दूसरी बहन मुशियान भी आगे आई। मुझे भी गिनिए, मैं भी अपने छोटे भाई का साथ दूंगी। उसके बाद वो तीसरी बहन मु मिंग्याओ, जो हर समय मुझे सताती रहती थी, नाक खुजाते हुए थोड़ा झेम कर बोली, ठीक है, मैं भी। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया, चाहे जितना तंग करती हो, आखिर मेरी बहन तो हो। इसी बीच चौथी बहन मुशीलिंग ने पांचवी बहन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें भर आई थी। क्या छोटा भाई सच में कभी बोल नहीं पाएगा? पांचवी बहन मुशीजियो ने तुरंत उसे घूरा, ऐसी बातें मत करो, वो गूंगा नहीं है। आज से मैं खुद उसे बोलना सिखाऊंगी। फिर उसने चौथी बहन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, और हाँ, अब से हर वक्त मुझे वीडियो गेम खेलने के लिए मत बुलाना। डांस सुनते ही चौथी बहन ने सिर झुका लिया। धीरे से बोली, मैं भी तुम्हारे साथ उसे सिखाऊंगी। अपनी सभी बहनों को मेरे लिए इतना चिंतित देखकर मेरी आंखें भी नम हो गई। लेकिन तभी छींक, मेरी जुड़वा बहन मुशीचिन ने जोरदार छींक मारी और उसके साथ निकली पूरी लार सीधे मेरे चेहरे पर आ गिरी। मैं वही जम गया। अगले ही पल, वाह, मैं फिर जोर जोर से रोने लगा। पूरा परिवार दोबारा घबरा गया। मुझे मनाने के लिए चौथी बहन मुशीलिंग अपना सबसे प्यारा कलेक्शन वाला फिगर ले आई। बड़ी बहन मु मेंगशुए ने अपनी संभाल कर रखी हुई
लिमिटेड एडिशन लॉलीपॉप निकाल दी। पांचवी बहन मु शीजू बोली, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगी। यहां तक कि दूसरी बहन मु शियान भी अपनी सबसे पसंदीदा रेसिंग कार वाला खिलौना उठा लाई। ये देखकर तीसरी बहन मु मेंग्याओं की आंखें फैल गई। वो खिलौना तो उसे उधार भी नहीं मिलता था। जब सब मुझे मनाने में लगे थे, मु मेंग्याओं भी मेरे पास आई, लेकिन मैंने तुरंत उसकी नई ड्रेस पकड़ ली और अपने चेहरे के सारे आंसू और नाक उसी पर पोंछ दिए। वो चीख पड़ी, अरे मेरी नई ड्रेस, मैं तुम्हें मना रही हूं और तुम मेरे साथ यही कर रहे हो। उसे पैर पटकते देखकर मेरा मूड तुरंत अच्छा हो गया। मैंने मन ही मन कहा, चलो आज तुम्हारी कुर्बानी की वजह से मैं मु शीचिन को माफ कर देता हूं। तभी मुझे अचानक याद आया, अभी कौन कह रहा था कि वो गाना गाएगा। मैंने मु शीजू का हाथ पकड़ लिया और आ करते हुए उसकी तरफ इशारा करने लगा। चौथी बहन तुरंत समझ गई, मुगे चाहता है कि तुम गाना गाओ, जल्दी गाओ। मु शीजू ने गला साफ किया और गाना शुरू कर दिया। मैं बड़े ध्यान से सुनता रहा, मन ही मन बोला, क्या शानदार आवाज है, इतनी अच्छी आवाज बेकार नहीं जानी चाहिए। भविष्य की सुपरस्टार तो यही बनेगी। मैंने एक एक करके अपनी सभी बहनों को ध्यान से देखा। किसी पर सिर हिलाया, किसी पर नहीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूं। आखिर में मेरी नजर अपनी जुड़वा बहन मु शीचिन पर जाकर रुकी। मैंने मन ही मन फैसला किया, ए रोने वाली, अगर आगे से मेरी बात मानोगी तो तुम्हें अपना पहला शिष्य बना लूंगा। लेकिन वो बस मुझे देखकर बेवकूफों की तरह मुस्कुराती रही। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। दादाजी का 70वां जन्मदिन आने वाला था। सभी बहनें मिलकर उनके लिए तोहफे की योजना बना रही थी। मु मेंग्याओ बोली, मैंने दादाजी के लिए शेविंग रेजर खरीदा है, उनकी दाढ़ी बहुत चुभती है। दूसरी बहन ने मुंह बना लिया, मेरे तो सारे पॉकेट मनी खत्म हो गए, मुझे तो शीजियो के साथ मिलकर गिफ्ट लेना पड़ेगा। लेकिन मु शीजियो खुद भी उलझी हुई थी। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। तोहफा, ये तो मुश्किल है, मैं सिर्फ 2 साल का बच्चा हूं, न पैसे हैं और बोल भी नहीं सकता। उसी समय मु मेंग्याओ ने अचानक कहा, एक काम करते हैं, मुगे को ही गिफ्ट की तरह पैक करके दादाजी को दे देते हैं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक वो दर्द से चिल्ला उठी। मैंने उसका हाथ जोर से काट लिया था। वो दांत पीसते हुए बोली, मुगे, क्या तुम कुत्ते हो? मैं मन ही मन हंस पड़ा। बिल्कुल ठीक हुआ, मुझे गिफ्ट बनाकर पैक करोगी? इतना पुराना आइडिया। दादाजी का 70वां जन्मदिन है, उन्हें सचमुच कुछ खास देना होगा। उस रात सबके सो जाने के बाद मैंने धीरे से आंखें खोली। बाई तरफ मां गहरी नींद में थी, दाई तरफ मेरी रोने वाली जुड़वा बहन मु शीचिन। उसका बदबूदार पैर सीधे मेरे पेट पर रखा हुआ था। मैंने बड़ी सावधानी से उसका पैर हटाया और धीरे धीरे बिस्तर के किनारे पहुंचा। तभी पीछे से अचानक किसी ने मेरा पायजामा पकड़ लिया। मैंने पलट कर देखा, मु शीचिन नींद में ही मेरा पायजामा कसकर पकड़े हुए थी। वो नींद में बड़बड़ा रही थी, मांस, खाना, खाना। मैंने बेबसी से माथा पकड़ लिया, इसे तो बस खाने की पड़ी रहती है। बड़ी मुश्किल से उसकी पकड़ छुड़ाई। तब तक मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। बस कल से मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं सोऊंगा। मैं चुपके से कमरे से बाहर निकला। मेरा लक्ष्य था स्टडी रूम। 1 मिनट बाद कागज पर टेढ़ा मेढ़ा सा एक बड़ा सा दीर्घायु का अक्षर उभर आया। मैं उसे देखकर खुद ही मुंह बना बैठा। हे भगवान, ये कितना बदसूरत लिखा है। मैंने अपना बायां हाथ मलते हुए आह भरी। बाएं हाथ से लिखना सच में आसान नहीं था। मैं तो अपनी असली लिखावट छिपाना चाहता था, लेकिन अब तो छिपाने की जरूरत ही नहीं रही। इतना खराब लिखा था कि कोई शक ही नहीं करेगा। मैंने सोचा, चलो लिख ही दिया है, अब इसे फेंकना भी ठीक नहीं होगा। वैसे भी मैं सिर्फ 2 साल का बच्चा हूं। अगर बहुत सुंदर लिख देता तभी लोगों को शक होता। मैं कुर्सी से उतर ही रहा था कि अचानक पैर फिसल गया। धड़ाम, मैं सीधे जमीन पर गिर पड़ा। बहुत दर्द हो रहा है। कुर्सी गिरने की आवाज सुनकर बगल वाले कमरे में सो रही बड़ी बहन मु मेंगशुए की नींद खुल गई। वो उन्नीदी आंखों से बाहर आई। स्टडी रूम के दरवाजे के नीचे से रोशनी निकलती देख उसने हैरानी से दस्तक दी। दादाजी, मेरे होश उड़ गए। गया काम से। मैंने सांस तक रोक ली। अगर बड़ी दीदी ने मुझे देख लिया तो सरप्राइज की जगह सब चौपट हो जाएगा। लेकिन कमर में इतनी जोर से चोट लगी थी कि जब बड़ी बहन की चिंता भरी आवाज कानों में पड़ी तो मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। उफ, कितनी शर्म की बात है। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो मु मेंगशुए ने सीधे दरवाजा खोल दिया। अंदर आते ही उसने देखा जमीन पर बैठा एक नन्हा बच्चा जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो मैं था। वो घबराकर दौड़ी। मुगे, तुम यहां क्या कर रहे हो? कहां चोट लगी? आओ। दीदी फूंक मार देती है। उसकी आवाज सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैं उसकी गोद में जाते ही और जोर जोर से रोने लगा। पिछले जन्म में मैं न जाने कितनी बार गिरा था, लेकिन कभी किसी ने पूछ कर भी नहीं देखा। और अब इस घर का प्यार मुझे इतना नाजुक बना चुका था। मैं अभी भी उसकी गोद में सुबक रहा था कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े कागज पर गई। वो झुककर उसे उठाने लगी। ये क्या है? जैसे ही उसने कागज देखा, उस पर लिखा का अक्षर उसकी नजर में आया। उसी समय उसकी नजर मेरे हाथों पर लगी स्याही पर भी पड़ गई। मैं घबरा गया, फौरन अपने हाथ पीछे छिपा लिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मु मेंगशुए ने आश्चर्य से पूछा, मुगे, क्या तुम स्टडी रूम में ये लिखने आए थे?
दादाजी के 70वें जन्मदिन का तोहफा बनाने। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, इतना हैरान होने की क्या बात है, या फिर मेरी लिखावट इतनी खराब है कि दीदी को झटका लग गया। अगले ही पल मु मेंगशुए अचानक खुशी से चिल्ला उठी, मुगे, तुम तो जीनियस हो, मुझे अभी जाकर मम्मी पापा को बताना होगा। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने तुरंत उसकी कॉलर पकड़ ली और जोर जोर से सिर हिलाने लगा। मु मेंगशुए ने मेरी बड़ी बड़ी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, समझ गई, तुम चाहते हो कि मैं ये राज किसी को न बताऊं ताकि दादाजी को उस दिन सरप्राइज मिले। मैंने पहले सिर हिलाकर हाँ कहा, फिर तुरंत ना में सिर हिलाने लगा। मैंने बार बार उस कागज की तरफ इशारा किया। आ मन ही मन चिल्लाया, अरे नहीं, राज रखना है, ये सही है, लेकिन ये बदसूरत लिखाई दादाजी को मत देना। लेकिन मु मेंगशुए ने मेरी एक भी बात नहीं समझी। उसने तुरंत वो कागज अपने हाथ में ले लिया और बड़े गर्व से बोली, समझ गई, मैं तुम्हारा ये अनमोल तोहफा संभाल कर रखूंगी। ये हम दोनों का छोटा सा राज रहेगा। मैंने बेबसी से आंखें बंद कर ली। लग रहा था अब तो गुस्से से बेहोश ही हो जाऊंगा। देखते ही देखते दादाजी के 70वें जन्मदिन का दिन आ गया। पूरा हॉल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन मेरी नजर किसी और को ढूंढ रही थी। झान लिंगर, क्या वो आ जाएगी? मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखता रहा, लेकिन दावत शुरू हो गई, फिर भी उसका कहीं पता नहीं था। क्या वो नहीं आने वाली? मेरा पूरा मूड खराब हो गया। इतने दिनों से मैं सिर्फ उसी से मिलने का इंतजार कर रहा था। आखिर वो मेरी होने वाली दुल्हन थी। तभी किसी ने पुकारा, मुगे। मैंने पलट कर देखा, फिर वही मुशीचिन। मैंने मन ही मन बड़बड़ाया, क्या है, इतना क्या देख रही हो? मैंने झटके से अपना हाथ उससे छुड़ा लिया। जब से उसने बोलना सीखा था, हर समय मेरे पीछे घूमती रहती, मुगे मुगे मुगे। उसे देखकर मुझे सच में पछतावा होने लगा। काश जब हम मां के पेट में थे तब इसे वापस ही धक्का दे देता, या कम से कम एक और प्यारी सी छोटी बहन आ जाती। तभी एक बड़ा सा चेहरा अचानक मेरे बिल्कुल सामने आ गया। वो मुस्कुराकर बोला, मुगे, 1 साल हो गया, क्या तुम्हें अंकल याद है? मैं चौंक गया। झान नानचांग। शायद उन्हें एहसास हो गया कि वो मुझे डरा बैठे हैं। उन्होंने हल्की सी खांसी की और संकोच छिपाने लगे। वो क्या कह रहे थे, उसका एक शब्द भी मेरे कानों में नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी सारी नजर उनके बगल में खड़ी झान लिंगर पर टिक गई थी। 1 साल बाद वो पहले से कहीं लंबी हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती और भी निखर गई थी, और उसका शांत ठंडा स्वभाव चांदनी की तरह सबसे अलग दिखाई देता था। इतनी भीड़ में भी उस पर नजर पड़ते ही बाकी सब लोग जैसे गायब हो जाते थे। मैं खुशी से उछल पड़ा, मेरी होने वाली दुल्हन, आखिर तुम आ गई। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं आ करते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। झान लिंगर वही खड़ी रही। इस बार उसने मुझसे दूरी नहीं बनाई। शायद उसे पिछले साल का वो छोटा सा बच्चा याद था, जो हर बार उसे देखते ही उसकी गोद में चढ़ जाता था। लेकिन तभी एक चुभती हुई आवाज सुनाई दी, लिंगर दीदी, चलो उधर चलते हैं। तभी मेरी नजर उसके बगल में खड़े लड़के पर गई। हुसान हो। 1 साल बीत गया था, लेकिन उसे देखते ही वही पुरानी चिढ़ फिर से जाग उठी। ये मुसीबत फिर आ गई। नहीं, झान लिंगर मेरी है। मैंने तुरंत झान लिंगर का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की सी हलचल दिखाई दी। उधर हुसान हो मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा, फिर अचानक बोला, अरे तुम्हें अभी तक बोलना नहीं आता? 2 साल के हो गए हो, कहीं तुम गूंगे तो नहीं हो? उसकी हमदर्दी जताती नजर देखकर मेरा खून खौल उठा। मैं गूंगा नहीं हूं, बस अभी बोल नहीं पा रहा। अपनी ये घिनौनी हमदर्दी वाली नजर मुझ पर मत डाल। मैं गुस्से में आ करते हुए चिल्लाने लगा। अगले ही पल मैंने झान लिंगर की टांगों को कसकर पकड़ लिया और अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। मेरी नम आंखों को देखकर उसे अपनी दिवंगत मां की याद आ गई। उसकी आंखों में हल्की सी नरमी उभर आई, लेकिन हुसानहुओं को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने जानबूझकर बगल की मेज से टक्कर मार दी। छन, गिलास गिर पड़ा। जूस चारों तरफ बिखर गया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, झान लिंगर ने फुर्ती से मुझे गोद में उठा लिया और घूमकर खुद जूस से बच गई। मैं घबराकर उसकी तरफ देखने लगा। लिंगर दीदी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तभी हुसानहुओं की आवाज आई, लिंगर दीदी, आप ठीक है? तब जाकर मुझे समझ आया, अभी अभी मेरी होने वाली दुल्हन ने मुझे बचाया था। उसकी हरकत इतनी तेज और खूबसूरत थी कि मैं बस उसे देखता रह गया। लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो दिल बैठ गया। मेरी बड़ी मुश्किल से चुनी हुई सफेद ड्रेस पर जूस का बड़ा सा दाग लग चुका था। मेरा दिल टूट गया। उधर हुसानहुओं अब भी नकली चिंता दिखा रहा था। लिंगर दीदी, आप ठीक तो हैं? मैंने आंखें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा। तभी उसकी डांटती हुई नजर मेरी नजर से टकराई। अचानक मुझे सब समझ आ गया। अभी थोड़ी देर पहले वो जूस वाली मेज के बिल्कुल पास खड़ा था, यानी उसने ये सब जानबूझकर किया था। इसे लगता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, अब इसे मजा चखाना पड़ेगा। हुसानहुओं जानता था कि सब लोग उसे देख रहे हैं, इसलिए बच निकलना आसान नहीं था। उसने मासूम बनने की कोशिश की। सॉरी, मेरा हाथ गलती से मेज से टकरा गया। उसका चेहरा ऐसा बना हुआ था जैसे गलती मेरी ही हो। मैं गुस्से से गाल फुलाकर उसे घूरने लगा और तभी मैंने देखा
माफी मांगते हुए भी उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं मन ही मन बोला, ठीक है, अभी नहीं, लेकिन एक दिन तुझसे पूरा हिसाब बराबर करूंगा। तभी मैंने अचानक झान लिंगर का हाथ छोड़ दिया। उधर वो सानहू मेरी खराब हुई ड्रेस देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। वो झान लिंगर के पास जाने ही वाला था कि अचानक उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। उसका संतुलन बिगड़ गया। गिरते गिरते उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। मैं न जाने कब उसके पास पहुंच चुका था। उसकी आंखें फैल गई। मैंने तुरंत डरने का नाटक किया और भागकर झान लिंगर की गोद में छिप गया, जैसे कोई डरा हुआ खरगोश हो। उधर धड़ाम सानहू बुरी तरह जमीन पर जा गिरा। उसकी हालत देखकर आसपास खड़े लोग धीरे धीरे हंसने लगे। उनकी फुसफुसाहटें उसके कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। कितनी शर्मनाक बात है, अगर मैं होता तो शर्म से कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। किसी ने कहा, देखो मिस झान तो मुंह परिवार के छोटे साहब की ही चिंता कर रही है, उसे उठाने तक नहीं गई। इतनी बेइज्जती शायद उस सानहू ने पहले कभी नहीं झेली थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो रोता हुआ वहां से भाग गया, लेकिन झान लिंगर चुपचाप मुझे देखती रही। फिर वो हल्का सा एक कदम पीछे हट गई। मैं समझ नहीं पाया क्यों। मैंने मासूम आंखों से उसकी तरफ देखा, जैसे उससे जवाब मांग रहा हूं। मुझे क्या पता था, वो मेरी सारी चाल समझ चुकी थी। वो मन ही मन सोच रही थी, इतना सा बच्चा और बदला लेना भी सीख गया। मैं अभी यही सोच ही रहा था कि मम्मी यून हाई जवान वहां आ गई। उन्होंने मेरी ड्रेस पर लगा दाग देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने प्यार से कहा, चलो बेटा पहले कपड़े बदल लेते हैं, थोड़ी देर में तुम्हें दादाजी के साथ केक भी काटना है। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। मैं अपनी होने वाली दुल्हन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मम्मी ने मुझे कोई मौका ही नहीं दिया। उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया। मैं दोनों हाथ झान लिंगर की तरफ बढ़ाते हुए मन ही मन चिल्लाता रहा, मेरी होने वाली दुल्हन, मेरा इंतजार करना। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मेरा दिल एकदम बैठ गया। क्या क्या वो अब मुझे पसंद नहीं करती? यही सोचते सोचते मैं ड्रेसिंग रूम पहुंच गया। मैं हाथ पैर हिलाकर मम्मी को समझाने लगा, सानहू ने यह सब जानबूझकर किया था, लेकिन चिंता मत करो, मैंने उससे बदला भी ले लिया। मम्मी मेरी बात तो नहीं समझी, लेकिन शायद कुछ अंदाजा जरूर लगा लिया। वो मुस्कुराकर बोली, बेटा लड़कों को जेंटलमैन बनना चाहिए। मैं मन ही मन बोला, मम्मी मैं आपकी बात समझता हूं। काश मैं आपको सब सच बता पाता, लेकिन मैं तो बोल ही नहीं सकता था। यह सोचते ही मेरा मन फिर से बुझ गया। उसी समय खटाक दरवाजा खुल गया। मम्मी ने पूछा, तुम लोग आ गए? बाहर से बड़ी बहन मुंह मेंगशुए की आवाज आई। मैं घबरा गया। अभी मैं कुछ समझ पाता, उससे पहले उसकी तेज चीख सुनाई दी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे लगा मुंह के कपड़े बदल चुका होगा। और सबसे बड़ी मुसीबत, उसके पीछे पीछे झान लिंगर भी अंदर आ गई थी। मैं उस समय सिर्फ छोटा सा अंडरवियर पहने खड़ा था। मैंने तुरंत दोनों हाथों से अपना शरीर ढक लिया और भागकर मम्मी के पीछे छिप गया। मन ही मन चीख रहा था, अरे बदतमीजो, अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना नहीं आता? मेरी इज्जत का तो कबाड़ा कर दिया। शायद गुस्से में या सदमे में अचानक मेरे मुंह से दो बिल्कुल साफ शब्द निकल गए, धोखेबाज। ये दो शब्द इतने साफ थे कि कमरे में मौजूद तीनों लोग वहीं के वहीं जम गए। सिर्फ वो ही नहीं, मैं खुद भी दंग रह गया। मैं बोल गया, लेकिन इतिहास में शायद मैं पहला इंसान था जिसने बोलना शुरू करते ही सबसे पहला शब्द गाली जैसा निकाला। और उससे भी ज्यादा अजीब बात तो यह हुई कि मुंह मेंगशुए ने दरवाजा बंद करते ही उत्साह से कहा, हे भगवान, तुमने सुना? मुंह गे बोलने लगा और सबसे पहले उसने हमें धोखेबाज कहा। वो खुशी से झूम रही थी। फिर मुस्कुराते हुए उसने झान लिंगर की तरफ देखा। यही देखकर सब दंग रह गए। झान लिंगर के गाल अचानक लाल हो गए। मुंह मेंगशुए जोर से हंस पड़ी। हाँ, हमारी छोटी लिंगर भी शर्म से लाल हो सकती है। झान लिंगर ने उसे ठंडी नजर से देखा और बिना कुछ कहे तेजी से वहां से चली गई। उसकी चाल देखकर साफ लग रहा था कि वो शर्म के मारे वहां से भाग रही है। करीब 10 मिनट बाद मां मेरा हाथ पकड़कर हॉल में आई और मुस्कुराते हुए दादाजी से बोली, पापा मुंह गे अब बोल सकता है। ये सुनते ही पूरे मुंह परिवार में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। दादाजी उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखने लगे। मुंह गे, जल्दी दादाजी कहकर बुलाओ। मेरी बड़ी बहनें भी शोर मचाने लगी। पहले मुझे तीसरी दीदी बोलो। नहीं, पहले मुझे चौथी दीदी कहो। इतना शोर सुनकर मेरा सिर दर्द करने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई दुर्लभ जानवर हूं। फिर सोचा, चलो आज दादाजी का 70वां जन्मदिन है, उन्हें थोड़ा खुशी कर देता हूं। मैंने अपनी नन्ही सी आवाज में कहा, दादाजी। बस इतना सुनते ही उनकी आंखें भर आई। वो इतने भावुक हो गए कि खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पाए। बटलर भी मुस्कुराते हुए आगे आया। मालिक, बधाई हो। कहते हैं कि जिन बच्चों का भाग्य इतना शुभ होता है वे आगे चलकर जरूर कोई असाधारण इंसान बनते हैं। दादाजी ने मुझे खुशी से गोद में उठाकर ऊपर उछा लिया। उनकी दाढ़ी मेरे गाल में चुभ रही थी। मैंने मुंह फुलाकर शिकायत की, दादाजी दाढ़ी चुभ रही है। ये सुनकर वे हंस पड़े और मुझे प्यार से गिफ्ट वाली मेज पर बैठा दिया। मेरे प्यारे पोते, जो पसंद आए वो ले लो, अगर सब पसंद है तो सब तुम्हारे। मां तुरंत आगे बढ़ी, पापा ऐसा मत कीजिए, वो अभी बहुत छोटा है। लेकिन दादाजी ने उनकी एक न सुनी। मैंने मेज पर रखे ढेर सारे प्राचीन सामानों पर नजर डाली और मन ही मन आह भरी।
इन बेकार की पुरानी चीजों का मैं क्या करूं? मैं दिखावे के लिए गिफ्ट देखने लगा। तभी मेरी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। एक पल में मेरे पूरे शरीर के होश उड़ गए। वो था ओयांग। उसका नाम सुनते ही मेरे भीतर गुस्से की आग भड़क उठी। पिछले जन्म में इसी आदमी ने अपने हाथों से मेरी जान ली थी। शायद झान लिंगर ने मेरी नजर का पीछा किया। उसने उधर देखा तो सामने बिजनेस सूट पहने ओयांग खड़ा था। वो दोनों हाथों से एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स पकड़े दादाजी के सामने आया। मास्टर मू, आपके 70वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये छोटा सा उपहार मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। दादाजी की आंखों में एक पल के लिए ठंडक सी चमकी। आखिर उन्होंने ओयांग परिवार को बुलाया ही नहीं था। फिर भी शिष्टाचार निभाते हुए बोले, आपने बेवजह तकलीफ की। उन्होंने इशारे से बटलर को गिफ्ट लेने को कहा, लेकिन ओयांग ने बॉक्स छोड़ा ही नहीं। सबके सामने उसने खुद ही गिफ्ट खोल दिया। अंदर एक आसमानी रंग का दुर्लभ चीनी प्राचीन फूलदान रखा था। भीड़ में तुरंत कोई चिल्लाया, अरे ये तो वही तियानशिंग ग्लेज वाला फूलदान है जिसकी कीमत 10 करोड़ युआन बताई जाती है। दूसरा बोला, वाह, मिस्टर ओयांग तो सच में दिल खोलकर खर्च करते हैं। कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, एक ही गिफ्ट में 10 करोड़? लेकिन बिजनेस की दुनिया में ओयांग की छवि तो बहुत खराब है। आज अचानक इतनी दरियादिली क्यों? ओयांग मुस्कुराते हुए बोला, सुना था कि मास्टर मू को प्राचीन कलाकृतियां पसंद है। इसे हासिल करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दादाजी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उन्होंने मेरी तरफ देखा। उन्होंने देखा कि मेरी नजर लगातार उसी फूलदान पर टिकी हुई है। वे मुस्कुराकर बोले, मुगे, तुम्हें यह पसंद आया? अगर पसंद है तो दादाजी अभी तुम्हें दे देते हैं। मैंने तुरंत जोर जोर से सिर हिला दिया। मैं उसे इसलिए नहीं देख रहा था कि वो मुझे पसंद था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो नकली था। पिछले जन्म में मैंने प्राचीन कलाकृतियों के कारोबार से खूब पैसा कमाया था। असली और नकली की पहचान मैं एक नजर में कर सकता था। मैंने मन ही मन सोचा, ये ज्यादा से ज्यादा सस्ती नकल है। ओयांग जानबूझकर इतनी बड़ी पार्टी में नकली चीज लेकर आया है ताकि दादाजी की बेइज्जती हो। लेकिन उसके ये इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। पहले उसे मुझसे पार पाना होगा। अगले ही पल सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने दौड़कर वो फूलदान छीन लिया, उसे सिर के ऊपर उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। धड़ाम! एक तेज आवाज के साथ वो तथाकथित अनमोल प्राचीन फूलदान टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गया। ओयांग का चेहरा पल भर में काले तवे जैसा पड़ गया। उसकी नजरें ऐसी थी मानो मुझे वही जिंदा निकल जाएगा। वही मेहमानों ने हैरानी से सांस खींच ली। 10 करोड़ का प्राचीन फूलदान इस छोटे से बच्चे ने बिना सोचे समझे तोड़ दिया। ये छोटा मालिक तो बड़ा खतरनाक निकला। मुंह परिवार के मुखिया का तो दिल ही टूट गया होगा। आखिर उन्हें प्राचीन कलाकृतियों से कितना लगाव है। लेकिन सबकी उम्मीदों के उलट दादाजी जरा भी नाराज नहीं हुए, उल्टा जोर से हंस पड़े। मेरा पोता बड़ा शरारती है। फिर उन्होंने मुस्कुराकर सब मेहमानों से कहा, कृपया बुरा मत मानिए। मेरे पोते का बस एक ही शौक है, चीजों को तोड़कर उनकी आवाज सुनना। यह सुनकर पूरा हॉल फिर से गूंज उठा। सबके मन में एक ही ख्याल था, यह शौक तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। तभी मैंने जमीन पर पड़े टूटे हुए टुकड़ों की ओर उंगली उठाई, अपनी मासूम सी आवाज में लेकिन बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, नकली है। मेरे इतना कहते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। दादाजी का चेहरा बदल गया। वो तुरंत झुककर टूटे हुए टुकड़ों को ध्यान से देखने लगे। उधर ओयांग का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसने सोचा था कि नकली चीज देकर हमारे परिवार को बेइज्जत करेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि मैं 1-2 साल का बच्चा सबके सामने उसका खेल बिगाड़ दूंगा। मैंने उसकी जानलेवा नजरों को बिल्कुल नजरअंदाज किया, उल्टा उसे घूर कर देखा और जीभ निकालकर मुंह भी चिढ़ा दिया। नकली सामान लाने की हिम्मत करता है, अब देख तेरी कैसी हालत करता हूं। जैसा मैंने सोचा था। दादाजी उठ खड़े हुए। इस बार उनके चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं थी। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, मिस्टर ओयांग, क्या आप इसकी कोई सफाई देना चाहेंगे? फिर उन्होंने टूटे हुए टुकड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इतने सालों से प्राचीन कलाकृतियों का शौकीन हूं। यह साफ तौर पर घटिया नकल है। बस इतना सुनना था कि पूरे हॉल में हंगामा मच गया। लोग फुसफुसाने लगे, क्या नकली? इतने बड़े ओयांग ग्रुप ने मुंह परिवार को नकली गिफ्ट भेजा? यह तो उनकी खुली बेइज्जती है। कुछ लोग हैरानी से बोले, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, मुंह परिवार का यह छोटा बच्चा कैसे पहचान गया कि यह नकली है? ओयांग की पूरी योजना वही धरी की धरी रह गई। अब उसके पास सफाई देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो जल्दबाजी में बोला, मास्टर मू, ये सब एक गलतफहमी है। मुझे भी किसी ने धोखा दिया है। फिर तुरंत बोला, मैं अभी अपने लोगों से एक और कीमती तोहफा मंगवाता हूं। लेकिन दादाजी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया और खुशी से बोले, मुगे, तुम तो मेरे लिए सचमुच शुभ सितारा हो। तुम्हारी नजर तो कमाल की है। फिर हंसते हुए बोले, अब से जब भी मैं कोई प्राचीन खजाना खरीदने जाऊंगा तुम्हें जरूर साथ ले जाऊंगा। मैंने उनकी गर्दन पकड़कर मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगा लिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बेहद खुश था। ओयांग, अभी तो ये शुरुआत है, आगे देख तेरे साथ क्या क्या होता है। उसी समय ओयांग का दूसरा तोहफा भी पहुंच गया। वो दोनों हाथों से गिफ्ट लेकर दादाजी के सामने आया, लेकिन दादाजी ने उसे देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा, ये भी कहीं नकली तो नहीं? एक ही सवाल ने पूरे माहौल को फिर से तनावपूर्ण बना दिया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जोर से सांस भी ले। ओयांग के होंठ हल्के से कांप गए। उसने खुद गिफ्ट खोला। इस बार अंदर चाय की पत्तियां थी।
वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, अगर ये भी नकली निकली तो मैं खुद आपके घर आकर हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। तब जाकर दादाजी ने बटलर को गिफ्ट रख लेने का इशारा किया, लेकिन साथ ही धीमी आवाज में आदेश भी दिया, इस ओयांग पर कड़ी नजर रखना। मुझे महसूस हुआ मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। उधर मां तो पूरी तरह घबरा चुकी थी। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि 2 साल का बच्चा असलिन कली पहचान सकता है। उनके हिसाब से तो बस मेरी किस्मत अच्छी थी, कहीं मैं फिर कोई नया कांड न कर दूं। इस डर से उन्होंने मुझे कसकर अपनी गोद में पकड़ लिया। मैं छटपटाने लगा, मम्मी मुझे नीचे उतरना है, लेकिन उन्होंने सख्ती से कहा, नहीं, अभी तुमने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था, अब कहीं नहीं जाओगे। मैं अंदर ही अंदर बेचैन हो उठा। मुझे तो अपनी होने वाली बचपन की दुल्हन से मिलने जाना है। अगर अभी से रिश्ता मजबूत नहीं किया तो कहीं वो सानहुओ उसे मुझसे छीन न ले। तभी मेरी बड़ी बहन मु मोंगशुए वहां आ गई। आखिरकार मुझे राहत मिली। दीदी ने मुस्कुराकर पूछा, मुगे, दादाजी के लिए जो गिफ्ट तुमने तैयार किया था अब देंगे? तभी मुझे याद आया कि मेरे पास भी दादाजी के लिए एक तोहफा था।